हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई जो है वो ज़ोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने अपनी रिक्रूटमेंट जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर दी है एंड कुछ न्यू रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो भी लॉन्च की गई हैं, जिसमें से एक सोशल वेलफेयर फीमेल सुपरवाइजर की जो है पोजीशन जो है वो लॉन्च की गई है। तो ऑलरेडी ये कोर्स आपका जो है ये स्टार्ट कर दिया गया है। जो आपका सोशल वेलफेयर वाला जो कंपोनेंट था, उसका सोसाइटी वाला जो कंपोनेंट था, सर ऑलरेडी आपकी क्लासेस ले रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं भी जो है कुछ क्लासेस आपकी लूंगी। एंड यूनिट 9 अगर आपने देखा हो, उसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये उसी यूनिट 9 का पहला लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पावर्टी के साथ। राइट, दिस इज एक बार सिलेबस में नजर मार लेते हैं। तो आई थिंक ये वाला जो यूनिट है ये आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एंड जहां तक मुझे ध्यान है आप ये वाला यूनिट भी जो है ये स्टार्ट हो गया है। सो आई एम स्टार्टिंग विद यूनिट 9 टुडे। तो इसका पहला टॉपिक जो है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसका सब टॉपिक पावर्टी जो है आज हम पढ़ेंगे। राइट, सो पावर्टी होता क्या है? बहुत बार हम बोलते हैं गरीब है, पुअर है, पावर्टी बहुत ज्यादा है। सो पावर्टी इज नथिंग बट एक स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन है, एक स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन है जहां पर हमें कमी है किसी चीज की। राइट, तो इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादातर हम उन जो हमारी डेप्रीवेशन है, जो हमारी कमी है, वो हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एसेंशियल्स के तौर पर उसको नापते हैं। एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो हमें जीने नहीं देता है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? खाने को अच्छा, पहनने को अच्छा, अच्छी एजुकेशन, पीने को साफ पानी, आपके घर में बिजली होना। राइट, स्कूल जा रहे हैं आपके बच्चे या नहीं जा रहे हैं, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मेजर किया जाता है एंड उसके बेसिस पर जो है कहा जाता है एक आदमी, एक इंसान या एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो आपकी पुअर है या आपकी पावर्टी लाइन से ऊपर है। sorry. So what is poverty? It is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. ठीक है, अगर इसको किसी और टर्म्स में, किसी और भाषा में हम समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आपकी इनकम लेवल जो फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है, यानी जो आप कमा रहे हो, अपनी रोजगार जो आप कमा रहे हो, वो इतनी कम है कि आपकी बेसिक ह्यूमन जरूरतें जो है, आपकी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, जो आपके सर्वाइवल के लिए, आपके जिंदा रहने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, वो मीट नहीं हो पा रही। तो वर्ल्ड बैंक जो है हमारा, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? पावर्टी क्या है? डेप्रीवेशन है वेलबींग में। और इसमें क्या होता है? बहुत सारी डायमेंशन है। पावर्टी सिर्फ एक यूनिडायमेंशनल चीज नहीं है। यूनिडायमेंशनल बोले तो सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बनी हुई है ये, नहीं, इसमें बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। मल्टी डायमेंशनल है ये। इसमें आपका सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि आपके न्यूट्रिशन लेवल्स कैसे हैं। राइट, आपको जो आपको हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो कैसी हैं, क्या आपके पास अच्छी सैनिटेशन जो है फैसिलिटीज हैं, क्या पीने के लिए अच्छा पानी है, क्या घर में इलेक्ट्रिसिटी है, क्या एजुकेशन के लिए आपके पास वैसे वाले फैसेट्स हैं। राइट, तो वर्ल्ड बैंक जो कहता है वो कहता है कि पावर्टी डेप्रीवेशन है बेसिकली आपके वेलबींग में और मल्टी डायमेंशनल है। और इसी के तहत यहां पर आपके यूनाइटेड नेशंस ने एक आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स भी निकाला है, जिसको MDPI हम कहते हैं। और वो इन सब फैक्टर्स को लेता है इन कंसिडरेशन अलोंग विद योर इनकम फैक्टर टू मेंशन की पावर, टू मेजर की पावर्टी लेवल्स कितने हैं। तो पावर्टी में लो इनकम तो आता ही आता है, साथ ही साथ आपकी इनएबिलिटी, आपकी इनकेपेबिलिटी जो है, आप में वो क्षमता ही नहीं है कि आप बेसिक गुड्स और सर्विसेज को मीट कर सको, अपनी जरूरतें पूरी कर सको, ताकि आपका जो सर्वाइवल है, एक ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो एक डिग्निफाइड तरीके से, एक इज्जत भरे तरीके से हो सके।
इसमें लो लेवल्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इनएडिक्वेट फिजिकल सिक्योरिटी, लैक ऑफ वॉइस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका पावर्टी का जो मेजर है। लैक ऑफ वॉइस क्या है? आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं कर्ब्ड है। आप बता नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ जो है बहुत अत्याचार हो रहा है, और उस तरीके में आप जो है हमेशा डिप्राइव्ड रहते हो। एंड इनसफिशिएंट कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू बेटर वंस लाइफ। अगर स्टेटिस्टिकली बात की जाए तो हमारा जो 2011 का सेंसस था उसने बताया था कि ऑलमोस्ट 22% ऑफ आवर पॉपुलेशन, इंडिया की 22% पॉपुलेशन जो है वो नेशनल पावर्टी लाइन के नीचे रहती है। यानी 22% लोग जो है हमारे वो पुअर हैं। पावर्टी कितनी है इंडिया में? 22% एज पर द सेंसस ऑफ 2011। 2018 में एक हमारी स्टडी की गई जहां पे बोला गया कि पहला तो इंटरनेशनल पावर्टी लाइन जो है वो कितनी है? US डॉलर्स 1.90 पर पर्सन पर डे। एक इंसान का कितना मिनिमम कमाई होना चाहिए एक दिन में ताकि वो जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके? वो आपकी होनी चाहिए 1.9 US डॉलर्स। और इस पावर्टी लाइन के बेसिस पर बोला गया 2018 में कि दुनिया की ग्लोबली 8% ऐसे लोग हैं जो पुअर हैं। वर्ल्ड के ऐसी फैमिलीज, ऐसे वर्कर्स 8% हैं जो दिन में 1.90 रुपीज जो है एक इंसान के लिए नहीं कमा सकते। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी भी अपनी एक पावर्टी लाइन है जो कहता है वो कितनी है? 1.51 पर्सन पर डे। हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक मेथडोलॉजी है, अपने पैरामीटर्स हैं पावर्टी को मेजर करने के लिए। तो जहां पर आपका इंटरनेशनल पावर्टी लाइन 1.90 पर पर्सन पर डे है, वैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है वो 1.51 पर्सन पर डे है। USD 1.51 पर्सन पर डे। ये जो कुछ आपके ये जो फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज MCQs में वो आपको ऐसे ही कुछ फिगर्स और फैक्ट्स देगा और वो आपसे पूछेगा चूज द करेक्ट वन। तो ये थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा अपने जहन में रखना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट पावर्टी। अगेन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या, ब्रिटिश के आने से पहले भी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी इंडस्ट्रीज, स्पेशली हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत थ्राइव कर रही थी, राइट। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने हमें क्या कर दिया? हमें एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन से एक मेयर प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। हम खाली एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल को और हम कुछ अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, उनकी किताब आई थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने बताया, उन्होंने अर्लीस्ट एस्टिमेशन किया था पावर्टी लाइन का। उन्होंने कहा 16 से 35 रुपए पर कैपिटा पर ईयर जो है वो हमारी पावर्टी लाइन पर है। अब बेसिकली उन्होंने किस बेसिस पर कहा था? उन्होंने कहा था एक मिनिमम बेसिक डाइट कंसिडर करते हुए, जिसमें आपका चावल या आटा, दाल, मटन, सब्जियां, घी, वेजिटेबल ऑयल और सॉल्ट को उन्होंने कंसिडर किया था। तो कॉस्ट ऑफ सब्सिस्टेंस को जो है उन्होंने लिया था, एक मिनिमम बेसिक डाइट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पावर्टी लाइन बताई थी कि 16 से 35 रुपए पर कैपिटा पर ईयर जो है इंडिया की पावर्टी लाइन है। फिर 1936 में आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी आई, जिन्होंने बताया कि भाई जो अनडिवाइडेड इंडिया था, इस टाइम तक हमारा जो है पाकिस्तान के साथ बंटवारा नहीं हुआ था, तो अनडिवाइडेड इंडिया विच इंक्लूडेड बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान, उसमें जो है बहुत बुरी तरह से पावर्टी फैली हुई है। खाना नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, घर रहने की समस्या है। तो जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वो मीट नहीं हो रही। 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया था। ये बॉम्बे प्लान बेसिकली क्या बताना चाह रहा था कि किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जो ग्रोथ का जो हमारा पैराडाइम है, जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो हमारा मेजर है, वो किस तरह से हमें अचीव करना है। तो उस प्लान में उन्होंने बताया था कि हमारी पावर्टी लाइन कितनी है? 75 रुपए पर कैपिटा पर ईयर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज इन 1947, इंसिडेंस ऑफ पावर्टी इन इंडिया वॉज ऑलमोस्ट 80%। आपकी 80% जनता 1994 में जो है पुअर थी, यानी 250 मिलियन लोग अगर पॉपुलेशन बेसिस पर बात की जाए।
इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की गई। 1950s में पावर्टी रेट्स जो थे वो डिफरेंशिएट करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी तो वो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस के हिसाब से जो है वो वेरी करते थे। 1956-57 में इंडिया का पावर्टी रेट जो था वो बताया गया था 65%, यानी 215 मिलियन लोग जो है वो पावर्टी में हैं। आज की डेट में अगर बात की जाए, 5 में से हर एक इंडियन जो है वो पुअर है। 1 आउट ऑफ एवरी 5 इंडियंस इज पुअर। तो कहीं ना कहीं जहां पर हम बात करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, ऑलमोस्ट 137 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है। तो इसको अगर आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग जो है वो पावर्टी में जी रहे हैं। फिर आपका जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है उसने बताया कि 2005-6 और 2019 और 21 के बीच में जो 15 साल का जो पीरियड था, इसमें से ऑलमोस्ट 42 करोड़ पीपल जो है वो पावर्टी से निकले हैं। ऑलमोस्ट 42 करोड़ पीपल इस पावर्टी से निकले हैं, जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आपका बताता है। इन 42 करोड़ में से 2/3 जो थे वो पहले 10 साल में निकले हैं, यानी 2015-16 तक निकले हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग थे 1/3 जो बचे पीछे इन 42 करोड़ में से, वो 2015-16 से लेकर 2019-21 तक निकले हैं, राइट। और इंडियन पावर्टी जो हमारी नई पावर्टी लाइन है उसके अकॉर्डिंग यूएसडी डॉलर 2.15 पर डे पर पर्सन के हिसाब से है। तो इसके हिसाब से 10% इंडियंस जो है वो 2019 में पुअर थे, विच इज a downfall of 22.5% in 2011। यानी अगर देखा जाए तो 2019 में सिर्फ 10% ऑफ इंडियंस वर पुअर, विच इज अ फिगर, 2011 से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये कितना कम हो गया, 22.5%। 22.5% डिक्लाइन हमने पावर्टी में देखा है फ्रॉम 2011 टू 2019। और न्यू पावर्टी लाइन इंडिया की क्या है, 2.15 पर पर्सन पर डे। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। सारा फैक्चुअल था, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पावर्टी का, एंड आज की डेट में जो हमारा क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में। अगेन ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2022 की, राइट। 2011 में तेंदुलकर कमेटी जो है वो पावर्टी के ऊपर वो आई थी, उन्होंने बताया था कि टोटल पावर्टी कितनी है, 22%। ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा, कहाँ पे गया, एक मिनट, ये है ना, 21.9% पीपल लिव बिलो द नेशनल पावर्टी लाइन इन 2011। तो वही ऑलमोस्ट 22% जो आपके लोग हैं वो पुअर हैं टोटल। 2019 में 10% हो गया था, अभी पीछे पढ़ा हमने। इसमें से रूरल पावर्टी 26% है, अर्बन पावर्टी 14% है, विच हैज डिक्लाइन टू 11.5% एंड 6%। कुछ अगर सोसाइटल सेक्शंस की अगर बात की जाए तो फीमेल्स की पावर्टी कितनी है, 13%। ये आपकी यूएन विमेन की रिपोर्ट थी, उसमें आई थी। शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए, दलित्स की अगर बात की जाए, तो ये आपके मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो यूएनडीपी निकालता है उसमें बताया गया था मोर देन 30%। शेड्यूल ट्राइब्स जो है ऑलमोस्ट 50%, अगेन ये आपके मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में था। और जो आपके ओबीसीज हैं उनकी 27%। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके ध्यान में होने चाहिए, एंड सिंस ये फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम है तो ये वाला एक फिगर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखिएगा, राइट। और एक ये वाला, ठीक है। तो एज यू कैन सी पावर्टी हैज डिक्लाइंड, पावर्टी इज ऑन द डिक्लाइन। और अभी हर साल एस्टिमेट बदलता है, हर साल जो है आपकी पावर्टी लाइन बदलती है, हर साल आपकी पॉपुलेशन बदल रही है, तो उसके हिसाब से कितने पुअर हैं, कितने पावर्टी के ऊपर हैं, वो फिगर जो है वो चेंज होती रहती है। तो जैसे जैसे आप नोट्स बना रहे हैं वैसे वैसे जैसे जैसे कोई रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट से अपने नोट्स अपडेट करते रहा करिए, राइट। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, पावर्टी कितने तरह की होती है। सबसे पहले तो आ जाती है एब्सोल्यूट पावर्टी और दूसरी आ जाती है रिलेटिव पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी को एक्सट्रीम या एब्जेक्ट पावर्टी भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली आपकी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, जैसे खाना, साफ पानी, आपका रहने की जगह, आपकी एजुकेशन, आपका हेल्थ, ये आपके स्कैसिटी, जब ये कमी रहे, इन चीजों की कमी रहे तो इसको एक्सट्रीम पावर्टी माना जाता है, राइट। जो लोग एब्सोल्यूट पावर्टी से स्ट्रगल करते हैं उनमें आपको जो है चाइल्ड मोर्टालिटी जो है, जो मोर्टालिटी रेट्स हैं उनमें चिल्ड्रन के, वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली उन डिजीजेस से जो आप प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे डायरिया,
टाइफॉइड आपका, क्योंकि सैनिटेशन नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, खाने को साफ खाना नहीं है, उस वजह से प्रिवेंटेबल डिजीजेस जो है जिनका मेडिकल साइंस ने आजकल क्योर ढूंढ लिया है, अब ना उनके पास खाने के लिए अच्छा साफ खाना है, पीने के लिए साफ पानी है, हेल्थ और सैनिटेशन की वजह से, इश्यूज की वजह से वो जो है पैसे नहीं है कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को जो है अवेल कर सकें, तो उस वजह से इनमें चाइल्ड मोर्टालिटी ज्यादा देखने को मिलती है। डेवलप्ड कंट्रीज में एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हर किसी को जो है दिया जाता है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उसको, उनको गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। 1990 में इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, राइट। द डॉलर अ डे पॉवर्टी लाइन मेजर्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, यानी $1 प्रतिदिन का हर इंसान के लिए, दैट वाज द पॉवर्टी लाइन। 2015 में इसको चेंज कर दिया गया $1.9 पर डे पर पर्सन, ये अभी हमने पीछे भी फिगर पढ़ा था, राइट, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन हमारी है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी कुछ नहीं है, ये एक सोशल पर्सपेक्टिव से देखे जाने वाली टर्म है, जहां पे आप रेशियो ले रहे हो। किस चीज का रेशियो ले रहे हो? कि आपके कितने पुअर हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो है उससे डिवाइड आप जब कर रहे हो, तो बेसिकली एक तरह का पॉवर्टी रेट आपको देता है कि भाई आपकी पॉपुलेशन इतनी है, आपकी 100 की पॉपुलेशन है, उसमें से जो है 10 लोग पुअर हैं, तो आपकी रिलेटिव पॉवर्टी क्या हो जाएगी? 10%, राइट। तो बेसिकली आप एक सेक्शन का या एक इंसान का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको कंपेयर कर रहे हो उसके आसपास या इर्द गिर्द रहने वाली पॉपुलेशन के साथ। बेसिकली ये आपका इनकम इनइक्वालिटी जो है, किस तरह से इनकम में इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है उसका मेजर है, राइट। तो परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है विच हैज लेस देन द मीडियन इनकम, और एक पॉवर्टी रेट बेसिकली एक मेजर दे देता है आपको, क्वांटिफाई करने का एक तरीका दे देता है, कंपेयर करने का एक तरीका दे देता है कि हाँ मेरी पॉपुलेशन इतनी है उसमें से इतने पुअर हैं, सामने वाली कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है उसमें से इतने पुअर हैं, तो किस तरह से आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो कम्युनिटीज के बीच में, कंट्रीज के बीच में। कंपैरिजन के लिए बहुत एक इफेक्टिव और हेल्पफुल टर्म है रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट, सिचुएशनल पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी जो है एक टेम्पररी टाइप ऑफ पॉवर्टी है कि कुछ एकदम से कुछ दुर्घटना हो जाती है, जैसे बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया या किसी कारणवश आपकी नौकरी चली गई या कोई सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, एक सिचुएशन ऐसी आ गई, एक आपकी लाइफ में एक ऐसी घटना घट गई, एक ऐसा इवेंट आ गया जिसकी वजह से जो है आपके पास जितने आपके पैसे थे आप अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स की बजाय कहाँ लगा रहे हो? उस सिचुएशन को ओवरकम करने में लगा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हेल्प दी जाए, आपको थोड़ा सा जो है पुश दिया जाए, तो लोग इस पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं। जनरेशनल पॉवर्टी क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी आपके दादा कर्जदार थे, आपके दादा के फादर कर्जदार थे, दादा परदादा सब जो है वो गरीबी में ही जीते आ रहे हैं और वो कभी उस गरीबी से बाहर आ ही नहीं पाए। तो यहाँ पर जैसे हम डेट ट्रैप की बात करते थे, इंडियन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेकर चलिए। एक किसान है, उसने मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसे लिए, इस किसान की फसल जो है खराब हो गई, किसान जो है वापस इसके पैसे नहीं कर पाया। पूरी जिंदगी इस किसान ने मेहनत की लेकिन फिर भी जो है वो पैसे वापस नहीं कर पाया जो इसने यहाँ से कर्जा लिया था हाई इंटरेस्ट रेट पर। किसान की डेथ हो गई, किसान का बेटा भी किसान बना, बेचारा वो भी यही करता रहा, कर्ज के नीचे दबा रहा। जब इसका बेटा आया तो वो भी कर्ज के नीचे दबा रहा। तो यहाँ पर बेसिकली ना इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है, ना इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ऐसी तरकीबों को, ऐसे टूल्स को जो है एक्सेस कर पाए ताकि ये इस पॉवर्टी से बाहर आ सके। रूरल पॉवर्टी जो रूरल एरियाज में होती है, क्यों होती है रूरल एरियाज में? क्योंकि अगेन उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम रहती हैं, उनको जो सर्विसेज का एक्सेस रहता है वो बहुत कम रहता है, जो सपोर्ट है वो बहुत कम रहता है। दूर दराज के इलाकों में कितना ही सपोर्ट मिल जाएगा, राइट। तो मोस्टली लोग जो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज करके रहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये सब, या फिर जो छोटे मोटे काम आसपास के इलाकों में अवेलेबल होंगे, सड़क बना ली, कहीं कुआं खोद दिया, ये सब काम करके जो है अपनी जीविका जो है कमाते हैं। अर्बन पॉवर्टी जो आपको शहरों में देखने को मिलेगी। तो अब अर्बन पॉवर्टी में बेसिकली क्या मेजर चैलेंजेस हैं? पहला तो है हेल्थ और एजुकेशन
की एक्सेस, दूसरा है कि हाउसिंग और सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तीसरा है कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अनहेल्दी है, साफ नहीं है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और इतने ज्यादा लोग जो हैं एक जगह पर रह रहे हैं। जैसे आपने स्लम्स देखे होंगे, झोपड़पट्टियां देखी होंगी, तो वहां पर क्या है, अर्बन पॉवर्टी का बेस्ट एग्जाम्पल वो स्लम्स है। और सोशल प्रोटेक्शन तो है ही नहीं किसी भी तरह की, कि आप क्राइम भी वहां पर हो रहा है, विमेन आपकी सेफ नहीं है, चाइल्ड मोर्टालिटी, फीमेल मोर्टालिटी, ये सब इश्यूज जो है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अर्बन पॉवर्टी का बेस्ट एग्जांपल आयो स्लम्स, झोपड़पट्टियां आपकी जो है, राइट। अब पॉवर्टी एस्टिमेशन की अगर बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस सरकार ने बहुत सारी आपकी कमिटीज, आपके कमीशंस, आपके ग्रुप्स जो है एक्सपर्ट्स के वो बिठाए हैं, जो एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी पॉवर्टी जो है वो प्रेवलेंट है। सबसे पहला 1962 में एक वर्किंग ग्रुप जो है बिठाया गया। उन्होंने किस तरह से उन्होंने ये बाइफरकेशन किया कि पॉवर्टी लाइन कैसे बनानी है। उन्होंने कहा मिनिमम रिक्वायरमेंट देखेंगे फूड और नॉन फूड आइटम्स की, एक इंडिविजुअल के लिए जो जरूरी है जिंदा रहने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो उन्होंने रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो दोनों की अलग अलग हैं, तो उन्होंने अलग अलग पॉवर्टी लाइंस बनाई बिना किसी रीजनल वेरिएशन के। उन्होंने जो रीजनल डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की, देर आर स्टेट्स विच आर डूइंग बेटर देन अदर स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की अगर बात करो, वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, छत्तीसगढ़ की बात करो ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट। लेकिन वहीं पर अगर आप एफ्लुएंट स्टेट जैसे केरला है या पंजाब है, यहाँ पे बात करो, यहाँ के लोग एक ज्यादा एफ्लुएंट लाइफस्टाइल, एक ज्यादा बेटर लाइफस्टाइल जो है जी रहे हैं। तो वो रीजनल वेरिएशन को भी उन्होंने जो है कंसिडर नहीं किया। उन्होंने कहा 20 रुपए और 25 रुपए पर कैपिटा पर मंथ जो है ये आपकी पॉवर्टी लाइन है। इस पॉवर्टी लाइन में उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन दोनों का जो एक्सपेंडिचर है कि कितना खर्चा आता है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने जो है इसको नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया एक सोशल जो आपका फिनोमेना था उस पर काम कर रहा था, और उन्होंने कहा था कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगा, राइट। फिर 1971 में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई वीएम दांडेकर और एन राथ के द्वारा। ये प्लानिंग कमीशन ने कमीशन नहीं करी थी स्टडी, लेकिन इन्होंने अपने से ये स्टडी कंडक्ट कराकर इन्होंने एक बेसलाइन जो है वो सेट कर दी। इट वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड स्टडी जिसने बेसिकली कंजम्पशन लेवल्स, इन्होंने इनकम लेवल्स को नहीं लिया, इन्होंने कंजम्पशन लेवल्स को लिया कि भाई आप कंज्यूम कितना कर रहे हो। अगर ठीक है आप 1000 रुपया कमाते हो, उस 1000 रुपए में से कितना खाने पे जाता है, कितना रहने पे जाता है, कितना हेल्थ पर जाता है, कितना एजुकेशन पर जाता है। तो उन्होंने बेसिकली कंजम्पशन लेवल्स को जो है कंसिडर किया, और उस कंजम्पशन लेवल्स पे भी उन्होंने कैलोरीज, न्यूट्रिशन को जो है बेसिकली फोकस किया, और उन्होंने कहा 2250 कैलोरीज पर कैपिटा पर डे जो है दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज फॉर अ पर्सन। प्रीवियस स्कॉलर्स की तरह जिन्होंने सब्सिस्टेंस लिविंग या बेसिक मिनिमम नीड्स को क्राइटेरिया बनाया था, इन्होंने बेसिकली एक्सपेंडिचर को कंसिडर करके जो है, इन्होंने एक्सपेंडिचर को, खर्चा लेकर, इन्होंने इनकम नहीं लिया, इन्होंने खर्चा देखा, इन्होंने आपकी कमाई नहीं देखी, इन्होंने देखा कि आप खर्चा कितना कर रहे हो उस कमाई से, उसको इन्होंने एक बेसलाइन बनाया, और उन्होंने बताया कि भाई आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो ताकि आपको 2250 कैलोरीज पर डे मिले, बोथ रूरल और अर्बन एरियाज में। और पॉवर्टी लाइन उन्होंने बताया कि रूरल हाउस होल्ड्स के लिए ₹15 थी पर कैपिटा पर मंथ, और अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए 22.5 रुपीज थी पर मंथ। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर टू द वर्किंग ग्रुप एस्टिमेशन ऑफ 1962, बट फिर भी 5-10 रुपए का जो फर्क था वो उन्होंने दिखाया, और ये उन्होंने कंजम्पशन के बेसिस पर दिखाया, उन्होंने ये सब्सिस्टेंस या बेसिक मिनिमम नीड्स के बेसिस पर नहीं दिखाया, राइट। और ये स्टडी प्राइवेट स्टडी थी, प्लानिंग कमीशन ने कमीशन नहीं करी थी। फिर इस कमिटी के बाद 1979 में अलग कमिटी आई, वाई के अलग। इट वाज अ टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, राइट। अब इस दांडेकर और राथ की स्टडी के बाद एक साइंटिफिक तरीके से जो है एक ऑफिशियल फिगर देने के लिए कि पॉवर्टी किस तरह से जो प्रेवलेंट है हमारे उसमें, एक टास्क फोर्स बिठाई गई वाई के अलग के अंदर, और इन्होंने बताया पर कैपिटा consumption expenditure level to meet average per capita daily calorie requirement of 2400 kilocalories per capita per day in rural areas and 2100 kilocalories per capita per day in urban areas. इन्होंने भी जो है
कंजम्पशन को लिया, एक्सपेंडिचर लेवल को देखा, और इन्होंने बेसिकली दांडेकर और रथ ने जहां पर रूरल और अर्बन के लिए 2250 कैलोरीज का टारगेट दिया था, इन्होंने कहा कि भाई रूरल और अर्बन एरियाज में जो कैलोरी कंजम्पशन है वो रिलेटिवली डिफरेंट है। क्यों? रूरल एरियाज में अगर आपको पता हो ज्यादा आपका जो है फिजिकल वर्क होता है, आप खेती कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, जानवरों को देख रहे हो, आप जो है कटाई कर रहे हो, लेडीज जो है जाकर फ्यूल वुड लेकर आ रही हैं, पानी भरने के लिए दूर एरियाज तक चल रही हैं, तो ऑब्वियसली उनमें जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो भी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। सो 2400 किलो कैलोरीज पर कैपिटा पर डे रूरल एरियाज में एंड 2100 किलो कैलोरीज पर कैपिटा पर डे अर्बन एरियाज में। और 1973-74 के प्राइसेस पे इन्होंने जो पावर्टी लाइन बताई वो बताई 49.09 for rural areas and 56.64 per capita per month for urban areas। इन्होंने ये एस्टिमेट दिया। फिर 1993 में एक और एक्सपर्ट ग्रुप बिठाया गया जो हेड किया गया था लकड़ा वाला एक्सपर्ट ग्रुप में। इन्होंने पावर्टी लाइन को रिडिफाइन नहीं किया, पावर्टी लाइन को इन्होंने रिडिफाइन नहीं किया। इन्होंने इनफैक्ट जो आपकी अलग कमेटी ने सेपरेट रूरल और अर्बन पावर्टी लाइंस दी थी उसको फॉलो किया न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, लेकिन इन्होंने रीजनल वेरिएशंस को जो है कंसिडर किया। इन्होंने कहा कि हर स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, और क्यों अलग है? क्योंकि इंटर स्टेट जो वेरिएशन है, स्पेशली प्राइस में जो वेरिएशन है, मेरे यहाँ पर चावल उगता है तो मेरे यहाँ पर सस्ता मिलेगा, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर चावल नहीं उगता वहां पर वो चावल जब आप ट्रांसपोर्ट करके भेजोगे तो उस चावल की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो उन प्राइस डिफरेंशियल्स को जो कंसिडर करके जो है इन्होंने स्टेट स्पेसिफिक पावर्टी लाइंस दी। हाउएवर टाइम के साथ ओवर द इयर्स इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि जो प्राइस डेटा था उसमें बहुत सारे एरर्स थे, और जो कैलोरी नॉर्म्स दी गई थी वो प्रिजर्व करना, वो मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो इस वजह से 2009 में तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप आया, जिसको हम आज भी तेंदुलकर की जो पावर्टी लाइन है उसको कंसिडर हम करते हैं इंडिया में। इन्होंने कहा कि हम जो पावर्टी लाइन को कैलोरी नॉर्म्स में कर रहे हैं उसको न्यूट्रिशनल आउटकम्स पे लेकर, आप ये मत देखो कि कैलोरी कितना खा रहे हैं, आप ये देखो वो कैलोरी खाने से न्यूट्रिशन हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसका क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या हार्म हो रहा है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ 2 सेपरेट पावर्टी लाइन बास्केट्स फॉर रूरल एंड अर्बन पावर्टी लाइंस, इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म ऑल इंडिया अर्बन पावर्टी लाइन बेसिस जो है हम बनाएंगे अर्बन और रूरल इंडिया के लिए। इन्होंने एक मिक्स रेफरेंस पीरियड जो है उसके बेसिस पर एस्टिमेट्स तैयार किए एज अपोज टू यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। एक मिक्स रेफरेंस पीरियड दिया। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड क्या था? एक साल का हमने जो है ले लिया, 1970-74 के प्राइसेस ले लिए, 62-61 के प्राइसेस ले लिए। उन्होंने कहा कि हम मिक्स रेफरेंस पीरियड लेंगे और उसके बेसिस पर अपने एस्टिमेट्स जो है बेस करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो आपका प्राइवेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन पर, उसको भी कंसिडर किया जाए। ठीक है, सरकार आपको हेल्थ और एजुकेशन दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जहां पर जो सरकार दे रही है वो इनफ नहीं है उनके लिए, उनको अपनी जेब से भी कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, राइट। तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, it validated the poverty lines by checking the adequacy of actual private consumption expenditure per capita near the poverty line on food, education and health by comparing them with normative expenditures consistent with nutritional, education and health outcomes respectively। उन्होंने सिर्फ आपका जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा उसको नहीं देखा, उन्होंने जो नॉर्मेटिव एक्सपेंडिचर्स हैं यानी जो उनके आउटकम्स हो रहे हैं खाने से, आपका न्यूट्रिशनल आउटकम, न्यूट्रिशन मिल रहा है, एजुकेशन से पढ़ लिख तो रहे हो लेकिन उसका आउटकम क्या, नौकरी लग रही है, कुछ सीखा भी है, पढ़ना लिखना आता भी है, बस ऐसे स्कूल में एनरोलमेंट हो रखा है। हेल्थ, आपको हेल्थ की सर्विसेज सरकार दे रही है, लेकिन क्या उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई है? क्या बच्चों का मरना कम हुआ है? क्या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो है उनका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है? तो आउटकम्स मेजर करने की उन्होंने बात करी, राइट। साथ ही साथ मंथली हाउस होल्ड कंजम्पशन और जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था उसको पर पर्सन पर डे कंजम्पशन पर जो है बेस किया गया, और उन्होंने बताया कि भाई 32 रुपए और 26 रुपए एक दिन का एक इंसान का खर्चा है बेसिक मिनिमम नीड्स मीट करने के लिए अर्बन और रूरल एरियाज में। तो 2011 और 12 के लिए जो उन्होंने नेशनल पावर्टी लाइन बताई, उन्होंने बताया
₹816 पर पर्सन पर मंथ रूरल एरियाज के लिए और ₹1000 पर पर्सन पर मंथ अर्बन एरियाज के लिए। तो जो तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप था, इन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड तरीके से जाकर जो है इस पावर्टी लाइन का एस्टिमेट किया था। एंड इसी वजह से आज की डेट में भी तेंदुलकर की जो पावर्टी लाइन है, जो उनका जो मेथडोलॉजी है, उसको जो है सरकार यूज करती है अपनी पावर्टी एस्टिमेट्स में। तेंदुलकर के बाद एक और ग्रुप आया जो कि थी रंगराजन कमेटी 2014 में। अब तेंदुलकर अप्रोच को जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि वक्त बदल रहा था, लोगों की जरूरतें बदल रही थी, तो रंगराजन कमेटी को 2012 में सेटअप किया गया। इन्होंने वापस उसी प्रैक्टिस पर आ गए कि भाई ऑल इंडिया रूरल और अर्बन पावर्टी लाइन की अलग अलग बास्केट्स रहेंगी और स्टेट लेवल रूरल और अर्बन एस्टिमेट्स को इससे डिराइव किया जाएगा। तो अगेन ये स्टेट लेवल वैल्यूज पर आ गए, जो कहाँ पे हमारा फॉलो किया गया था, कौन सी कमेटी ने बताया था स्टेट लेवल एस्टिमेट्स के बारे में? स्टेट लेवल एस्टिमेट सबसे पहले किस कमेटी ने बताए थे? 1993 में लकड़ावाला कमेटी ने, राइट। तो ये वापस से उस टेक्निक पर आ गए। उन्होंने सेपरेट कंजम्पशन बास्केट्स बनाई रूरल और अर्बन एरियाज के लिए, जिसमें फूड आइटम्स, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, फैट इनटेक को लिया गया और नॉन फूड आइटम्स जैसे क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट को लिया गया। इन्होंने डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज कर दिया 47 अर्बन के लिए और ₹32 रूरल के लिए फ्रॉम द अर्लियर 32 and 26 जो आपकी तेंदुलकर कमेटी ने दिया था। तो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो उन्होंने बताया 972 रूरल एरियाज के लिए और 1407 अर्बन एरियाज के लिए, विच वॉज हायर देन व्हाट तेंदुलकर कमेटी ने बताया था। तेंदुलकर ने कितना बताया था? 816 और ₹1000। इन्होंने बता दिया 972 और ₹1407। लेकिन गवर्नमेंट ने इस कमेटी के ऊपर कोई कॉल नहीं ली, क्योंकि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक्सपेंडिचर बेस्ड पावर्टी रेट से डिविएट करके एक नया तरीका लेकर आए। लेकिन इन्होंने वो जो मल्टी डायमेंशनल व्यू था, इन्होंने सिर्फ पैसा देखा, वो जो मल्टी डायमेंशनल व्यू था जो तेंदुलकर कमेटी अपनी रिपोर्ट में लेकर आई थी, वो उस चीज को ये इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर और ये सब चीजें जो है उस चीज को ये इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। इस वजह से ये फेल हो गई। इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है आज की डेट में नहीं यूज की जाती। अभी भी हम तेंदुलकर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो यूज कर रहे हैं, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। किसी को अगर कोई डाउट है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई गेटिंग बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अब इंडिया में पावर्टी एस्टिमेशन आज की डेट में कैसे हो रही है? नीति प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उसी जगह नीति आयोग आया था। तो उन्होंने बेसिकली पावर्टी लाइन को वो कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है, वो कलेक्ट करता है। एनएसएसओ हमारा डेटा कलेक्ट करता है और नीति आयोग इस डेटा को इस्तेमाल करके अपनी पावर्टी लाइन बनाते हैं। इंडिया में जो पावर्टी लाइन है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तेंदुलकर कमेटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस थी जो पावर्टी लाइन थी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस है, नॉट ऑन इनकम लेवल्स। क्यों है कंजम्पशन और के ऊपर बेस और इनकम के ऊपर बेस नहीं है? फॉर वेरियस रीजंस। वो रीजंस क्या है? ये पहला, वेरिएशन इन इनकम। हर किसी का कमाई का जो मादा है वो अलग है। कोई शायद एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई शायद रेडी लगाकर सब्जी बेचकर अपना काम चला रहा है, कोई जो है उसके पास साल में 4 महीने काम होता है, 8 महीने काम होता ही नहीं है, राइट। कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है, कोई सेक्रेटरी है तो कोई क्लर्क है। तो ये सब चीजें वेरिएशन इनकम। तो आप इनकम लेवल्स को कैसे कंसिडर करोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, एडिशनल इनकम। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक सोर्स से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनका कैसे करोगे? डेटा कलेक्शन। भाई इनकम लेवल्स का डेटा कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कंजम्पशन बेस्ड सर्वे में आप बेसिकली एक रेफरेंस पीरियड लेते हो 30 दिन कि भाई आपने 30 दिन में क्या क्या कंज्यूम करा है। इनकम में आप कैसे पता लगाओगे? उसमें वेरिएशन को, एडिशन इनकम को कैसे आप जो है अकाउंट करोगे? ठीक है, तो इन वजहों से तो पावर्टी जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस जो कंडक्ट कराए जाते हैं एनएसएसओ के बेसिस पर, उससे जो है लिए जाते हैं, एस्टिमेट किए जाते हैं। और एक पुअर हाउस होल्ड वैसा हाउस होल्ड होता है जिसका एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेसिफिक पावर्टी लाइन से कम है। यानी अगर हमारा एक हाउस होल्ड रूरल एरिया में 816 रुपए पर इंसान पर मंथ से कम खर्च कर रहा है तो पुअर माना जाता है।
और अगर अर्बन एरिया में तो अगर 1,000 रुपए पर इंसान पर पर्सन से कम खर्च कर रहा है तो अगेन वो अर्बन पुअर माना जाता है। पावर्टी को एज पावर्टी रेशियो, जिसको हम रिलेटिव पावर्टी भी कहते हैं, वैसे मेजर किया जाता है कि इतनी परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। सो 2019 में कितनी परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन पुअर है? 10% पुअर है, विच इज डाउन बाय 22.5% एज कंपेयर टू द 2011 लेवल्स। ये हमने पीछे पहली 2 स्लाइड्स में पढ़ा था, राइट। सो दिस इज हाउ इंडिया में पावर्टी एस्टिमेशन का काम जो है वो किया जाता है। कॉजेस, सबसे पहला कॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इतनी ज्यादा आपकी आबादी बढ़ गई है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना को हमने सरपास कर लिया है। ऑलमोस्ट 137 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं। इतनी आबादी, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है आपके पास, नौकरियां भी लिमिटेड है, जमीन भी लिमिटेड है, राइट। आपके पास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो आपकी हैं वो कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती हैं वो भी लिमिटेड है। स्कूल्स हैं जहाँ पे वो बच्चे कितना इंटेक ले सकते हैं वो भी लिमिटेड है। तो जब इतना आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड कैपेसिटी है, तो इतने सारे जब आपके लोग, आपकी आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ऐसे ग्रो कर रही है, आपके रिसोर्सेज तो वैसे ग्रो नहीं कर रहे, रिसोर्सेज के ऊपर तो और प्रेशर पड़ता जा रहा है, वो और कम होते जा रहे हैं, राइट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फर्स्ट कॉज। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर आपको पता हो 67% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम। ऑलमोस्ट 70% इंडिया जो है आज की डेट में एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, राइट। प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। और ये जो एग्रीकल्चर है ये मॉनसून डिपेंडेंट है। बारिशें अच्छी होंगी तो एग्रीकल्चर फसल अच्छी आएगी, बारिशें अच्छी नहीं होंगी तो फसल खराब हो जाएगी। तो आज की डेट में ये जो एग्रीकल्चर है ये सिर्फ 18% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके जीडीपी को। 67% पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करता है लेकिन सिर्फ 18% आउटपुट दे रहा है। क्या ये प्रोडक्टिव है? ये प्रोडक्टिव नहीं है। सो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिस वजह से आपको पावर्टी देखने को मिलती है। इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आपके जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली आपकी जो मैन पावर है, उसको आप बहुत ही गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? आप क्वालिफाइड तो हो कि आप एक अच्छी पोजीशन पर जा सको, बट बिकॉज नौकरी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आप क्या कर रहे हो? आप छोटी पोजीशन पर आ रहे हो। वही चीज आ गई कि भाई मैंने पीएचडी कर रखी है लेकिन मैं क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। मैं जी इतना पढ़ा लिखा हूँ। अभी पीछे एक न्यूज आई थी कि पंजाब की पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का एक टीचर है, 11 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे हैं, बट बिकॉज वो परमानेंट नहीं हुए तो अब वो सब्जियां बेचते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? हमें लगता तो है कि हम एम्प्लॉयड हैं लेकिन वहां पर हमारा होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे पास एक खेत है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का काम है, लेकिन अब मेरे घर में 2 लोग और हैं जो बेरोजगार हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं कि भाई तुम आ जाओ, तुम भी इस खेत पर काम कर लो। जहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं तो 4 लोग काम करेंगे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। अब मुझे लग रहा है कि मुझे नौकरी मिल गई है लेकिन वहां पे काम सिर्फ 2 लोगों का है। 2 लोगों का काम जब 4 लोग करेंगे तो ऑब्वियसली हर किसी का काम बढ़ गया, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी और आपका रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो रहा है। लैंड रिफॉर्म्स। आपके जो खेत हैं, आपकी जो लैंड होल्डिंग्स है वो छोटी छोटी हैं, फ्रैगमेंटेड हैं, जिसकी वजह से आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं बना पा रहे हैं। आप मैकेनाइजेशन नहीं ला पा रहे हैं फील्ड में। छोटे छोटे खेतों पे क्या आप ट्रैक्टर चलाओगे, क्या हार्वेस्टर चलाओगे, किस तरह से जो है आप अपनी आउटपुट को, अपनी यील्ड को बढ़ाओगे। तो लैंड रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है जो हम आने नहीं दे रहे। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर आप देखें कोविड के बाद हमारे पास जो है कोविड आ गया हमारा ऊपर से, अभी रिसेशन की, हम रिसेशनरी ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब कम हो रही है, जहाँ पे कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज का, जहाँ पर नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो रखा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, जिस वजह से उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट होता है कि हम इनकम्स बढ़ेंगी लोगों को या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, वो हम नहीं कर पा रहे। प्राइस राइज। इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, चीजों के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, जेब में पैसा है नहीं है लेकिन चीजों के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। रोटी तो खाएंगे, प्याज के दाम देख लो, 200 किलो पहुंच जाता है प्याज, 200 रुपए किलो। तो कहीं ना कहीं जब
चीजों के प्राइस राइज कर रहे हैं लेकिन आपकी इनकम राइज नहीं कर रही, तो आपकी जब से खर्चा ज्यादा होगा, जब खर्चा ज्यादा होगा आपकी सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो ऑब्वियसली पॉवर्टी में जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियां ही नहीं है। स्टेट में देख लो, 2 साल से 2.5 साल से कितनी सारी पोस्ट निकली है लेकिन रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, बच्चे भी जो है डिसइल्यूजन है, डिसकंटेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ना पैसा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास, और एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब हर कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब में तो जाएगा नहीं, नौकरियां भी तो लिमिटेड है ना। कुछ लोग जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपने स्टार्टअप्स लेकर आएंगे, लेकिन उस चीज के लिए पैसा चाहिए। जब पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी में जाते हैं। सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे टैबूज हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे हमारे ट्राइबल कल्चर्स हैं। अगर आप देखें हमारे झारखंड वाली साइड, छत्तीसगढ़ वाली साइड, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, अंडमान एंड निकोबार चले जाएं, राइट, फॉर दैट मैटर आपके जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, आपके जो ये गडरिये वगैरह हैं जो एनिमल रेयरिंग वगैरह का काम करते हैं, तो एक सोशल टैबू है। ये लोग अपने, इनके जो बेसिक, इनका जो लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही साथ ये टाइम के साथ बदले नहीं है, टाइम के साथ बदलना थोड़ा सा जरूरी होता है। सोशल फैक्टर्स कॉज फॉर पॉवर्टी। कलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, अब ये जो पॉवर्टी है ये हिस्टोरिकली रूटेड है हमारे सिस्टम में। हम बहुत प्रॉस्परस देश थे, लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, लूट खाया देश को। जो हमारे आर्टिजन्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे, वो सारे एग्रीकल्चर की तरफ आ गए कि भैया हम क्या करेंगे, राजा महाराजा तो खत्म हो गए जहां से हमें पैट्रनेज मिलती थी। ना मैं राजा के कोर्ट में गाना गा रहा हूँ, ना मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, ना मैं राजा के लिए कपड़े बना रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। लोकल इंडस्ट्री जो थी हमारी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो इम्पैक्ट कर दी गई। तो उस वजह से वो हिस्टोरिकली वो जो पॉवर्टी ऐसी आई देश में कि हम उससे कभी उभर नहीं पाए। मोर ओवर आपके इतने ज्यादा टैक्सेस, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा देना, नमक तक के ऊपर टैक्स था, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये एक रीसेंट फैक्टर है, क्लाइमेटिक पॉवर्टी। मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ पे मैं काम करती थी, जहाँ मेरे खेत थे या जहाँ पे मेरा घर था, वहां पर अर्थक्वेक आ गया, या मैं कहती हूँ वहां पर बाढ़ आ गई, वो पानी के नीचे धंस गई है सारी जमीन। आई आई एम अ क्लाइमेट रिफ्यूजी, ना मेरे पास रहने के लिए है, ना मेरे पास कुछ करने के लिए है, ना मेरे पास कोई और चीज है। तो क्लाइमेट की वजह से एक पॉवर्टी इंड्यूस की गई, क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से वो पॉवर्टी आई। मैंने अपना सब कुछ खो दिया उस बाढ़ में। उस जब सी लेवल राइज किया तो मेरा घर जो है वो डूब गया, मेरा काम जो है, धंधा जो, जमीन जो है, सब चली गई। नोबडी इज गोइंग टू पे मी फॉर दैट, दैट इज लॉस टू नेचर, राइट। तो वो चीज है। तो बेसिकली देयर इज समथिंग नोन एज पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप क्या है, ये आपकी लो इनकम से स्टार्ट होता है। मेरी इनकम कम है तो उस वजह से ऑब्वियसली मैं एजुकेशन और हेल्थ पर इतने पैसे नहीं खर्च करूंगी। मैं कहूंगी खाने को मिल जाए पहले, एजुकेशन और हेल्थ बाद में देखी जाएगी। अब एजुकेशन और हेल्थ नहीं है तो जो मेरा ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी क्वालिटी इंपैक्ट होगी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक बेटर पेइंग जॉब में नहीं जा पाऊंगी। मैं क्या करूंगी, मैं मजदूरी का काम कर लूंगी, किसी के घर में काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा मार लूंगी, ऐसा सब कर लूंगी। अब लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, क्वालिटी लो है, तो ऑब्वियसली मेरी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। कितना ही डाल दूंगी, कितना ही वापस दे दूंगी इनकम को, अपनी कंट्री को, या कितना ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर दूंगी, और प्रोडक्टिविटी कम है तो मेरी इनकम ऑब्वियसली कम ही रहेगी। तो ये डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। दूसरी तरफ अगर देखें, इनकम कम है तो ऑब्वियसली सेविंग कम होगी। अब सेविंग कम है, मेरे पास, मेरे 100 रुपए कमाती हूँ, 100 रुपए में से मेरे पास दिन के सिर्फ 5 रुपए बचते हैं, तो 5 रुपए में मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूंगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री में वापस आपके देश की इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, किसी एसेट में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, तो ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है। तो इसको बोला जाता है पॉवर्टी ट्रैप, जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इम्पैक्ट होते हैं, इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली जो है ये आपको इम्पैक्ट करता है, राइट। सो दिस इज द पॉवर्टी ट्रैप, दीज आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमिकली अगर बात की जाए, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ को ये हैम्पर करता है। आपकी जीडीपी में आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी। सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल नहीं है, ना आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, ना जो है आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी और चीज में पैसा लगा सकते हो। आपकी इनकम जो है वैसे की वैसी धरी रहेगी। आपके अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो
बढ़ता जाता है, वो अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। आपका जो रिसेंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग ने बनाया था, उसने बताया था 4 में से 1 इंडियन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और सबसे ज्यादा पॉवर्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बिहार में, फॉलोड बाय झारखंड एंड देन उत्तर प्रदेश। उन्होंने बताया कि जो आपकी लोएस्ट 50% लोग थे, उन्होंने वो कितना कमा रहे हैं? 53,610 रुपीज पर कैपिटा पर डे वाला इनकम है ये। वेराज जो टॉप के 10% थे, वो इससे 20 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। तो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, राइट? तो दिस इज द रिपोर्ट विच, इसका इम्पैक्ट क्या इकोनॉमिकली तो है ही है, साथ ही साथ पॉवर्टी ट्रैप में जब हम फंसेंगे तो सोशल इम्पैक्ट भी इसके देखने को मिलेंगे। आप हमेशा पुअर ही रहोगे, उस पॉवर्टी से आप कभी बाहर उभर नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे। दैट इज द इम्पैक्ट। एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 के, तो उसका पॉवर्टी पे क्या इम्पैक्ट था? हमने कहा जी लिबरलाइजेशन करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। 1991 के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर कुछ कंडीशन इम्पोज की कि हम आपको आपके डेट से बाहर निकालेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है कि पॉवर्टी 1.36 परसेंटेज पॉइंट्स जो है पर एनम हर साल डिक्रीज की गई है 1991 के बाद। 1991 से पहले कैसा डिक्रीज हो रहा था? 0.44 परसेंटेज पॉइंट्स पर एनम, यानी पॉवर्टी का जो डिक्लाइन रेट है वो बढ़ गया। सेकंड जो कंक्लूजन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बताया कि भाई 2000 का जो दशक था हमारा, 2000 ऑनवर्ड जो हमारा दशक था, वहां पर पॉवर्टी फास्टर रेट पर डिक्लाइन किया एज कम्पेयर टू 1990s। ये आप डेटा खुद पढ़ लीजिएगा, राइट? साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो दलित थे और हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे, उनमें पॉवर्टी 2000 के दशक में ज्यादा तेजी से कम हुई है, राइट? कॉन्सिक्वेंशली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन रियल वेजेस फॉर रूरल लेबरर्स, एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स जैसे आपका नरेगा है, तो इसमें हायर पॉवर्टी रिडक्शन में कंट्रीब्यूट किया 2000 में एज कम्पेयर टू 1990s। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? भाई पॉवर्टी तो आपने कम कर दी, गरीबी से तो आप बाहर ले आए, लेकिन इनइक्वालिटी का क्या? इनकम इनइक्वालिटी जो परसिस्ट कर रही है कंट्री में, अभी ये पीछे हमने पढ़ा कि भाई बॉटम इतना अर्न कर रहे हैं और टॉप 10% उससे 20 गुना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, उसका क्या? इंडिया में आज भी 300 मिलियन लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। गिनी कोफिशिएंट जो है, जो बेसिकली आपका इनइक्वालिटी बताता है, इकोनॉमिक टर्म है, इनइक्वालिटी के लिए यूज किया जाता है, इनइक्वालिटी को मेजर करता है। ये बताता है कि रूरल इंडिया में अगर आप इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन बात करें तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो बढ़ा है 0.29 से 0.31, और अर्बन एरियाज में भी जो है आपको ये राइज देखने को मिला है। तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है। पॉवर्टी आप भले ही कम कर रहे हो, लेकिन उस पॉवर्टी रिडक्शन का क्या फायदा जब आपकी सोसाइटी, आपका जो कम्युनिटी है वो अनइक्वल है, राइट? तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स ऑन पॉवर्टी। तो पोस्ट 1991 क्या हुआ इंडिया में, और इंडिया का पॉवर्टी सिनेरियो, पॉवर्टी तो कम हुई लेकिन साथ ही साथ इनइक्वालिटी बढ़ी, हम इनइक्वालिटी को कम नहीं कर पाए। अब इंडिया में बहुत सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, IRDP 78-79 में लाया गया था, और पैन इंडिया इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1980 गांधी जयंती पर। रूरल पुअर को असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अब रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो रूरल एरियाज में ही काम करेगा। उन्होंने बोला कि हम बैंक क्रेडिट देंगे, सब्सिडी देंगे, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सको, राइट? अपने डिफरेंट प्लान पीरियड्स में, जो आपके 5 ईयर प्लान थे उसके तहत। फिर आपका आया जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार एम्प्लॉयमेंट अगेन। सो जवाहरलाल नेहरू के नाम के ऊपर उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो है वो ले आए रूरल एरियाज में, जहाँ पे आप कम्युनिटी और सोशल एसेट्स की बात करते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हो। फिर आया रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना। रूरल हाउसिंग बोले तो जो बिलो पॉवर्टी हाउस होल्ड हैं आपके रूरल एरियाज में, आपके गांव में, वहां पर हम क्या बात करेंगे, उनको फ्री का, मुफ्त का घर देने की बात कर रहे हैं। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम करो तुम्हें खाना मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी एलिवेशन दोनों जो चीजें हैं उसको टारगेट कर रहा था कि भाई वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे, तुम इतना काम कर, आज के दिन में तुम्हें दिहाड़ी लगे, तुम्हें इतना पैसा मिला, इससे तुम खाना खरीद सकते हो, फूड सिक्योरिटी अपनी एनहांस कर सकते हो, राइट? तो स्टेट्स को जो फूड ग्रेन्स थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी, ठीक है?
लेकिन ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन सप्लाई की जा रही है स्टेट को, ये इनका सप्लाई जो था वो बहुत स्लो था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही स्लो और लैकेडाइजिकल मैनर में जो है ये फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहे थे। फिर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आई, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पेंशन देती थी आपके वृद्ध अवस्था वाले लोगों को, ओल्ड लोगों को। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को इन्होंने पकड़ा दिया कि भाई ये पंचायत लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लेवल पर, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर आपकी अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी है उनके थ्रू जो है दिया जाएगा। ठीक है, और स्टेट की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी रहेगी उस ओल्ड एज पेंशन स्कीम में, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। तो 60 से 79 एज तक जो लोग थे उनको 200 रुपए मिलते थे। 80 से ऊपर साल के जो थे उनको 500 रुपए महीना मिलते थे 2011-12 के बजट के हिसाब से। सक्सेसफुल वेंचर था ओल्ड लोगों को उनकी नीड्स मीट करने के लिए। उनको ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स रहती है, मेडिसिन का खर्चा रहता है, तो उसके लिए बहुत सक्सेसफुल वेंचर था। फिर अन्नपूर्णा स्कीम आई 1999 और 2000 में, जहां पर उन्होंने बोला कि भाई हम सीनियर सिटीजन्स को जो अपना ध्यान नहीं रख सकते और जो इस स्कीम के अंडर कवर्ड नहीं है, उनको हम क्या करेंगे, खाना देंगे। ठीक है, उनका जिनका कोई नहीं है ध्यान रखने वाला, जिनको ये सरकार की पेंशन भी नहीं मिल रही, उनको हम खाना देंगे। तो वो 10 किलो फ्री फूड ग्रेन्स जो है हर एलिजिबल सीनियर सिटीजन को देते थे। तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और इंडिग्नेंट सीनियर सिटीजन को जो है खाना देते थे। फिर आई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि भाई वेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, ड्यूरेबल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरियाज में वो बनाए, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है पूरा कर। वेज एम्प्लॉयमेंट आएगी, पैसे कमाएंगे तो ऑब्वियसली खाना खरीदेंगे, भरपेट खाना खाएंगे, न्यूट्रिशनल उनके आउटकम्स जो है वो अचीव होंगे। फिर आ गया नरेगा 2005 में, 100 दिन का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, पक्का एम्प्लॉयमेंट हर साल जो है मिलेगा हर व्यक्ति को एक रूरल हाउस होल्ड में। 1/3 जो जॉब्स थे वो औरतों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। इसके लिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड भी जो है वो बनाया गया है एक, राइट। वैसे ही स्टेट्स ने एक स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड बनाया गया। ठीक है, और अगर आप 15 दिन के अंदर जो है आप जिसने काम मांगा है उसको काम नहीं दे रहे हो, तो उसको आप डेली एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दोगे कि भाई हम तुम्हें काम नहीं दे पाए, तो ये हमारी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तुम रखो, तुम काम चाह रहे हो लेकिन हम नहीं दे पा रहे। अगेन पावर्टी एलिविएशन, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ये स्कीम थी। फिर आपका आया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका 2011 में, राइट। तो जो आपकी रूरल पुअर की जो डाइवर्सिफाइड नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए वहां पे उनको रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इनकम पे, मंथली बेसिस पे जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो फॉर्मेशन है वो की गई इस स्कीम के अंडर। वैसे ही नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आया, अगेन यहाँ पे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए, लेकिन ये अर्बन पुअर के लिए था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल हो गया स्किल, विकास डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर था कि भाई अगर आपका कोई एंट्रेंट है जो फ्रेशली लेबर मार्केट में आ रहा है, जो आपके 10वीं और 12वीं के ड्रॉप आउट थे, तो उनकी स्किल एनहांसमेंट के लिए कैसे उनको प्रॉपर अच्छे से स्किल्स दी जाए, सो दैट वो उस सेक्टर में सर्वाइव कर सके और बेस्ट अपना जो इनकम है वहां से गेन कर सके। जनधन योजना के बारे में तो आपको पता ही है, जहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात होती है कि सब्सिडी, लोन, पेंशन, इंश्योरेंस सब जो है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। उसकी टारगेट ओपनिंग का जो टारगेट था कि 1.5 करोड़ हम बैंक अकाउंट्स खोलेंगे, वो आया। फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई, इससे जो अनबैंक थे, जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, उनको ये चीज अवेलेबल कराई गई। कंक्लूजन, अभी तो 10% लोग अभी भी पॉवर्टी में जी रहे हैं, 300 मिलियन से ज्यादा इंडियंस अभी भी पुअर हैं, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई है। तो किस तरह से इसको कॉम्बैट करें? पहला, मोर सिटीजन पार्टिसिपेशन। भाई जब तक लोग आगे आकर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, वी आर डेमोक्रेसी, राइट, हम जनतंत्र हैं, तो जब तक हमारी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, हम सोशली मोबिलाइज नहीं होंगे, तब तक कोई भी स्कीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज जो आप बाहर की कंट्री से लेकर आ रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको ये देखना है कि जब आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज लेकर आते हो, जहाँ पे आप ऑटोमेशन की बात करें, सब काम मशीन करेगी, सब काम रोबोट करेगा, सब कुछ रोबोट करेगा, हमें मैन पावर की जरूरत नहीं है। वहां पर एक ऐसा देश जहां पे आपकी आबादी इतनी ज्यादा है, वहां पे आपको एक लेबर इंटेंसिव पाथ की जरूरत है, जहां पर आप
जो उनकी ज्यादा जन आबादी वाले लोग हैं उनको आप एम्प्लॉय कर सको, यानी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को किस तरह से आपने यूज करना है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन, माना कि हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ से पॉवर्टी कम होता है, पॉवर्टी रेशियो कम होता है। पंजाब और हरियाणा का एक्सपीरियंस जो था, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले वहां आया था, लेकिन वहां पर अगर आप देखें तो वहां पे इनवर्स रिलेशन देखा गया है एग्रीकल्चरल ग्रोथ और पॉवर्टी में। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ऑल इंडिया लेवल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी हैज कैंसल्ड आउट द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन की नई टेक्नोलॉजी है उसने क्या कर दिया है, बेसिकली जो इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन था, यूज ऑफ आपका जो ट्रैक्टर्स वगैरह मशीन्स का था, उसको होल्ड कर दिया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो जीरो है एग्रीकल्चर आउटपुट की। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि पॉवर्टी एलिविएट हो तो हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ को एक बहुत लेबर इंटेंसिव जो है सेक्टर बनाना पड़ेगा, हमें फोकस देना पड़ेगा जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी इनकम पर, वेज इनकम ऑफ जो आपके लेबरर्स हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है लेकिन दूसरों की जमीन पर जाकर काम करते हैं, उनकी जो वेज है, उनकी जो इनकम है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, उस चीज को हमें बढ़ाना पड़ेगा कि भाई ये चीजें ना हो। ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर से बाहर आकर भी जो 67% हमारी जनता एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनको नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाए। अब आपने देखा होगा संपदा योजना आई थी, वैसे ही आपकी मत्स्य संपदा आई है जहां पर हम फार्म टू मार्केट वाली बात करते हैं। तो वहां पर किस तरह से नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट को जो है फार्म पे ना रहकर किसी और चीज की एम्प्लॉयमेंट को हम प्रमोट करें। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मोर एसेट्स टू वल्नरेबल सेक्शंस, आपके जो वल्नरेबल सेक्शन जैसे आपके एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, आपके शेड्यूल कास्ट हैं, आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको आप किस तरह से और एसेट्स को जो है एक्सेस दे सकें। आपको लैंड और टेनेंसी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, लैंड रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है इस टाइम पर। और लास्ट में आता है यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज, जहां पर हम बात करते हैं कि जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे आपकी हेल्थ, एजुकेशन, आपका क्लीन वाटर, आपकी सैनिटेशन, ये सब सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाए, राइट, सो दैट हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, जब तक हम खुद के लिए वो सब चीजें जो है नहीं कर पा रही हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज, इसी में एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट भी आया था कि आप पैसे दे दीजिए, वो इंसान जिस तरह से खर्च करना चाहेगा उसको खर्च कर। मे बी मेरे पास खाना खरीदने के पैसे हैं लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पैसे नहीं है, तो मैं उनको स्कूल भेजूँ जिस पैसे से। मे बी मेरे पास बच्चों को स्कूल भेजने के पैसे हैं लेकिन अपने लिए, अपने फार्म के लिए एक मशीन खरीदने के पैसे नहीं, तो मैं उस पैसे से फार्म की मशीन खरीदूंगी। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है कि किस तरह से हम उस पैसे को यूटिलाइज करें। UBI, universal basic income. So that is what we can do for further poverty alleviation. Future किस तरह से होना चाहिए इस चीज का, right? So that is all about poverty. अगले लेक्चर में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप में से किसी को भी अगर कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच। आप इंक्वायरी ले सकते हैं, वॉक इन कर सकते हैं स्पार्क इंस्टीट्यूट में। आप जो है ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू नीचे जो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन है वहां पर कर सकते हैं, या फिर आप लेक्चर सीरीज जो है, जो पेड लेक्चर सीरीज है, वो भी खरीद सकते हैं, राइट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी स्टडी। बाय, टेक केयर।